आज हम आपसे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र पर जो प्रकरण है आपकी किताब का, लोकतंत्र के परिणाम, उस पर चर्चा करेंगे। तांत्रिक सरकार किन परिणामों के आधार पर एक बेहतर सरकार जानी जाती है। सबसे पहले हम लोकतंत्र की परिभाषा देख लेते हैं। डेमोक्रेसी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो डिमोस प्लस क्रेसिया, ये दो शब्दों से बनता है। डेमोस और क्रेसिया इन दो शब्दों से बनता है। इसका अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है सरकार। ऐसी सरकार जो जनता द्वारा बनाई जाती हो। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं और वो जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। इसीलिए यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी की परिभाषा की, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोकतांत्रिक सरकार वो है जो लोगों द्वारा बनाई जाती है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनाई जाती है। ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार होती है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो जनता की सरकार है। आज संसार के लगभग 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं। नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज 100 से अधिक है। और जो ये लोकतांत्रिक देश हैं, इन लोकतांत्रिक देशों में इनका अपना संविधान है, चुनाव की व्यवस्था है, नागरिकों को अधिकार भी है, जो ये लोकतांत्रिक देश हैं इनमें कमो या बेश औपचारिक रूप से इन देशों में संविधान है, चुनाव की व्यवस्था है, लोगों को राजनीतिक अधिकार भी है, नागरिक अधिकार दिए गए हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन को संचालित करते हैं। लोकतंत्र संसार की सबसे श्रेष्ठ सरकार मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सबसे श्रेष्ठ सरकार क्यों? देखिए बेटा, संसार में कुछ देशों में लोकतंत्र है, अभी मैंने बताया 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक देश हैं। कुछ देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, कुछ देशों में अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, अर्थात तानाशाही सरकारें हैं। इन सब में लोकतंत्र सबसे अधिक अच्छी सरकार है। वो क्यों है? क्योंकि सब संसार के ज़्यादा से ज़्यादा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना शासन संचालित कर रहे हैं। लोकतंत्र सबसे अच्छी सरकार क्यों है? क्यों? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। दूसरा, लोकतंत्र सबसे अच्छा ये है, ये नागरिकों की गरिमा व सम्मान को बढ़ावा देता है। नंबर 3, निर्णय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं, जिससे गलतियों की संभावना कम होती है। नंबर 4, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई निर्णय गलत हो भी गया तो निर्णयों को सुधारने व वापस लेने की व्यवस्था होती है।
नंबर 5, लोकतंत्र में जो सामाजिक असमानता है व टकराव हैं उनको कम से कम। ये 5 पॉइंट हैं। लोकतंत्र संसार की सबसे अच्छी व्यवस्था किस लिए मानी जाती है? पहली बात तो लोकतंत्र क्या है? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र में सब कुछ व्यक्ति है। नागरिक के रूप में लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार का चयन होता है। जनता जिसको चाहती है उसे मत देती है। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं और वो सरकार बनाते हैं और वो सरकार का संचालन करते हैं। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्ति, चुनाव की शक्ति। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को चुनने का अधिकार जनता के पास है। आप देखते हैं कई बार किसी पार्टी सरकार होती है, अगले चुनाव में जनता उस पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करती और वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। तो लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और बराबर अधिकार है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, सबको बराबर मताधिकार है। किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं। तो व्यक्ति को ये बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त है कि वो अपने इच्छा के अनुसार सही सरकार का चुनाव करे और सरकार में हर व्यक्ति की भागीदारी है। नागरिकों की गरिमा और सम्मान को बढ़ाता है। लोकतंत्र में जनता एक नागरिक है, जनता के पास अधिकार है। पहले जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी उसकी जो जनता थी वो प्रजा थी, राजा की कृपा पर निर्भर करती थी। आज जनता प्रजा नहीं है, वो नागरिक है। उसके हाथ में सरकार को चुनने की शक्ति है, सरकार से प्रश्न पूछने की शक्ति है, सरकार के निर्णयों की वो आलोचना कर सकती है, सरकार के निर्णयों के बारे में जान सकती है कि ऐसे निर्णय कैसे लिए गए और सरकार को उसको बताना भी पड़ता है। तो आज जो जनता थी वो एक नागरिक के रूप में है, उसको निर्वाचन का अधिकार है, सरकार की नीतियों को जानने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो नागरिक है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता है उसकी गरिमा और सम्मान अन्य सरकारों की तुलना में अधिक होती है। लोकतंत्र में जो निर्णय हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के किसी कानून को पास करते हैं। सदन में चर्चा पर चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं, बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुमत से लिए गए निर्णयों में गलती की संभावना कम से कम होती है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से कोई 2-1 लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं उसमें गलती हो सकती है, लेकिन एक समूह अगर निर्णय लेता है, किसी भी बिंदु पर निर्णय लेना है तो उसके कारणों परिणामों सबको जान करके निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे निर्णय गलती की संभावना उनमें कम से कम होगी। तो लोकतंत्र में जो निर्णय होते हैं सामूहिक होते हैं, इसलिए गलती की संभावना उसमें बहुत कम रहती है। यदि गलती हो भी जाए तो लोकतंत्र कठोर व्यवस्था नहीं है, उन निर्णयों को वापस भी कर सकती है और उसमें सुधार भी कर सकती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णयों में सुधार करने या वापस लेने की भी गुंजाइश है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में या तानाशाही व्यवस्था में निर्णय इम्पोज कर दिए जाते हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो निर्णय लेकर के निर्णयों को लागू कर देते हैं, अब उसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी निर्णय का परिणाम सकारात्मक नहीं है तो उसको सुधारा भी जा सकता है, उसमें सुधार भी किया जा सकता है, उसको वापस भी लिया जा सकता है। हमारे यहाँ संविधान में बार बार संशोधन हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो लिख दिया गया बस वही अकाट्य है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। उस सुधार की जो प्रक्रिया है उसको स्थान है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज में जो सामाजिक असमानता है, जो सामाजिक वर्गों में टकराव है, इसको कम से कम किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकारें सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने का पूरा प्रयास करती है। आपका जो पहला चैप्टर है उसमें बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि बेल्जियम ने कैसे डच और फ्रेंच लोगों के बीच सामाजिक सद्भाव स्थापित किया, वहाँ अच्छी मजबूत सरकार स्थापित हो गई। वही श्रीलंका अपने यहाँ तमिल और सिंघलियों के बीच नहीं कर पाया तो उसका परिणाम अशांति और गृहयुद्ध रहा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी देश में जो सामाजिक असमानता है उसको कम से कम करने, लोगों के बीच सामंजस्य बनाए रखने और सामाजिक वर्गों के बीच जो टकराव है उसकी संभावना को कम से कम किया जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था सरकार की सबसे शासन की अच्छी व्यवस्था है। इन 5 बिंदुओं को याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, अब लोकतंत्र के जो परिणाम हैं, इन परिणाम के पहलुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अगर हम मूल्यांकन करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य दूसरी सरकारों से कैसे बेहतर है, तो उसके परिणामों का मूल्यांकन करने, उसके परिणामों की आलोचना करने के लिए हमें उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। विभिन्न पहलू कैसे? सरकार का स्वरूप क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के स्वरूप के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सरकार का स्वरूप क्या है? आर्थिक कल्याण के कार्यक्रम क्या हैं उसके? आर्थिक समृद्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसी है? नंबर 3, सामाजिक समानता जो लोकतंत्र का आदर्श है। सामाजिक समानता, क्या लोकतांत्रिक सरकार सामाजिक समानता को स्थापित कर पाई है? लोगों में जो विभिन्न प्रकार के टकराव हैं उनको खत्म कर पाई है? नंबर 4, व्यक्ति की आजादी व स्वाभिमान की रक्षा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना, व्यक्ति स्वेच्छा से अपना काम कर सकें और उनके अंदर स्वाभिमान की भावना, इसको विकसित कर पाई है या नहीं कर पाई है। और जो सामाजिक टकराव हैं, सामाजिक टकराव या समाज में सामंजस्य की व्यवस्था करने में लोकतंत्र की सरकार किस हद तक सफल रही है, इन बिंदुओं पर हम लोकतंत्र का परीक्षण करते हैं। अगर हमको सोने की शुद्धता जानना है तो हम उसके लिए वो तरीके अपनाते हैं कि जिससे सोने की शुद्धता पता चल सके। इसीलिए लोकतंत्र एक अच्छी सरकार है या अच्छी सरकार नहीं है, उसको हम निश्चित करने के लिए इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन मानकों से, इन पैरामीटर से लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे। सरकार का स्वरूप क्या है? क्या वो उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध सरकार है? आर्थिक कल्याण के कार्यक्रम उसके कैसे हैं? क्या आर्थिक समृद्धि हुई है या नहीं हुई है? समाज में समानता की भावना कैसी है? सामाजिक समानता स्थापित करने में सफल रही है, नहीं रही है? लोगों में स्वतंत्रता की भावना, स्वाभिमान की भावना किस हद तक विकसित हुई है? सामाजिक टकरावों को टाल करके सामाजिक सामंजस्य स्थापित हुआ है या नहीं हुआ है? इन बिंदुओं पर हम
किसी भी देश की लोकतांत्रिक सरकार का परीक्षण करते हैं। बच्चों, लोकतंत्र में जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हम आप प्रायः कहीं भी अपने सामाजिक समूह में बैठे हों तो अक्सर बात करते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया। इसका मतलब लोगों की सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदें होना भी चाहिए। सरकार से शिकायतें, सरकार से उम्मीदें एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। इसका मतलब लोग जागरूक हैं, लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, सरकार में वो की भागीदारी बढ़ती जा रही है, लोग सतर्क हैं, जागरूक हो चुके हैं, इसलिए वो सरकार से ऐसी चीज़ें चाहते हैं और इसीलिए वो सरकार की नीतियों की कई बार आलोचना करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी समस्याओं का समाधान दे दे। कोई भी सरकार सभी समस्याओं को नहीं सुलझा सकती। लोकतंत्र में यदि जनता की समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा सुलझेंगी तो उसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम सचेत हों, हम सतर्क नागरिक हों, हम अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करें, हम सही सरकार का चुनाव करें और ऐसी चुनी गई सही सरकार फिर उन समस्याओं को बेहतर ढंग से निपटाएगी भी। लेकिन ये उम्मीद कर लेना कि लोकतंत्र में समस्याएं सुलझ जाएंगी, ऐसा संभव नहीं। ओके, अब हम लोकतंत्र की इन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिणाम कैसे हैं। लोकतंत्र में जो सरकार का स्वरूप है वो लोकतंत्र के परिणाम में हमने बताया कि क्या वो उत्तरदायी व जिम्मेवार वैध सरकार है। सरकार का स्वरूप कैसा है? उत्तरदायी और जिम्मेवार, दो चीज। सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है तो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। लोकतंत्र में जनता सरकार से प्रश्न पूछ सकती है और सरकार यदि सही काम नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में उसे वापस बुला लेती है। चुनाव में मतदान उसके पक्ष में नहीं होता और दूसरी पार्टी को स्थान मिल जाता है। तो सरकार अपनी नीतियों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है, जनता उससे प्रश्न पूछ सकती है। इसलिए सरकार कोई भी कार्य करने से पहले जनता के बारे में सोचती है, जनता के कल्याण के बारे में सोचती है। ठीक। दूसरा, जिम्मेवार सरकार है। सरकार के जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के बारे में जानने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अधिकार है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार नहीं था। तानाशाही व्यवस्था में आप तानाशाह से नहीं पूछ सकते कि उसने ऐसा नियम क्यों बनाया। राजतंत्र में ऐसा नहीं पूछ सकते आप। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नागरिक है उसको पूरा अधिकार है कि सरकार से वो प्रश्न पूछ सके, सरकार से जानकारी ले सके कि उस सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी प्रक्रिया क्या रही है और निर्णय सही है, गलत है। आपने सुना होगा सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम सरकार की किसी भी नीति के बारे में, सरकार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी ले सकते हैं और सरकार को जानकारी देनी पड़ती है। सरकार उससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। तो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। तो ये जिम्मेदार सरकार अगर है, जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है, नियमित चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, तो ये सरकार की वैधता है। अगर सरकार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनी गई है, निष्पक्ष रूप से चुनी गई है, तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था
अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां की सरकार उत्तरदायी हो, नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो, वैध तरीके से सरकार का गठन हुआ हो, संवैधानिक तरीके से नियमों को लागू करती हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार नियमों के अनुसार शासन चलाती है, ऐसा नहीं कि अपने मन से चाहे जो कर दे। सत्ता पक्ष विपक्ष की सहमति के साथ प्रस्ताव पास करके सदन में नियमों को लागू करता है। सत्ता पक्ष विपक्ष की सहमति के साथ सदन में प्रस्तावों को पारित करके नियमों को लागू करता है। अपने मन से ऐसे निर्णय नहीं ले लिए जाते। सत्ता पक्ष इन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमों के अनुसार, संवैधानिक नियमों के अनुसार सरकार का संचालन होता है। ऐसी सरकार यदि है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के मानदंड पर खरी है। दूसरी, आर्थिक कल्याण और समृद्धि। प्रायः ये देखने में आता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो कम है। हम जब इस आधार पर किसी लोकतांत्रिक सरकार का मूल्यांकन करते हैं तो प्रायः देखते हैं कि जो तानाशाही सरकारें हैं वहां आर्थिक समृद्धि की दर अधिक है। राजतंत्रात्मक सरकारों में भी आर्थिक विकास की दर अधिक देखने को मिलती है, लेकिन आर्थिक समृद्धि कई कारणों पर निर्भर करती है। मान लो जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही हो, संसाधनों की तुलना में संसाधन कम हो जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में, विदेशों के साथ हमारी जो व्यापार है, जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, ये सब भी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि सरकार आर्थिक समृद्धि के लिए कल्याणात्मक, जनता के कल्याण के लिए योजना चलाती है, भले उसकी आर्थिक समृद्धि की जो दर है, आर्थिक विकास दर है, भले ही उस कम है, लेकिन वो जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाती है और वो नीतियां समाज के सभी वर्गों के लिए है। ऐसा नहीं केवल बहुसंख्यक समुदाय के लिए या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हो, समाज के सभी वर्गों को अगर उसका लाभ मिलता है। अभी जो हमारी सरकार है क्या कहती है? सबका विकास, सबका हित, सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। तो आर्थिक कल्याण की बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है और उनका उद्देश्य होता है जनता का कल्याण। तो यदि जनता के कल्याण के लिए इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था सही है। तानाशाही व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। तानाशाही व्यवस्था में जनता का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तानाशाह सरकारें प्राय उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। गरीबी खत्म हुई है, नहीं खत्म हुई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य रहता है कि गरीबी को खत्म करना, आर्थिक समृद्धि, लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं, जो समाज के वंचित लोग हैं उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं। तो इस प्रकार सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास दर को बढ़ाने का प्रयास करती है। अगर ऐसा कर रही है तो लोकतांत्रिक सरकार ठीक है। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की जब बात आती है तो समाज में आर्थिक व सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य होता है कि समाज में समानता की स्थापना करना। जो अति संपन्न लोग हैं और जो विपन्न लोग हैं उनके बीच दूरी को कम करना। समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है उसको कम से कम करना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार आर्थिक समानता को स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में पूरी तरह से आर्थिक समानता नहीं स्थापित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार
इस बात के लिए लोकतांत्रिक देशों की सरकारों की आलोचना होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने में आता है कि समाज के कुछ लोग, उनका आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं, गरीब ही है, पूंजीपति की जो वृद्धि दर है, उसका आर्थिक विकास का स्तर है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। भारत में भी आप देखिए ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो सरकार की योजना तो होती है कि आर्थिक समानता स्थापित किया जाए, गरीबों और अमीरों के बीच दूरी को कम किया जाए, लेकिन प्रायः इस मोर्चे पर लोकतांत्रिक सरकारें उतनी सफल आज तक नहीं हो पाई हैं। फिर भी उनका उद्देश्य रहता है कि जो गरीब लोग हैं उनकी समस्या को उठाया जाए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाएं। आज आप देखिए, आपके अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, गांव में ऐसे लोग जो बीपीएल परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनके आवास के लिए, उनके विकास के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है। और वो इसी दिशा में समाज में उच्च और निम्न सामाजिक तबकों के नाम पर जो भेदभाव होता है, जात के नाम पर भेदभाव होता है, लोकतांत्रिक सरकारों में इसको खत्म किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य होता है कि समाज में समानता की स्थापना हो, जात पात छुआछूत इस सब चीजें ना हो। जात के नाम पर होने वाले भेदभावों को ऐसे नियम बना करके सरकारी मशीनरी के द्वारा इसको लागू किया जाता है, जिससे कि समाज में इस प्रकार की स्थिति ना रहे। तो ये जैसा सरकारें कर रही हैं तो लोकतांत्रिक सरकार वो अच्छी है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार में मैंने बताया कि व्यक्ति की आजादी व स्वाभिमान, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय ले सकती है और उसके अंदर स्वाभिमान की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति का सरकार के निर्माण में योगदान है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता को मत देने का अधिकार है, तो चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सबको एक मत देने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो ये मताधिकार की व्यवस्था है वो व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान को बढ़ाता है, उसके अंदर इस भाव को जागृत करता है कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन चला रहे हैं, देश के शासन के संचालन में उसकी भागीदारी है, उन प्रतिनिधियों को चुनने में उसकी भागीदारी है, जबकि दूसरी व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का योगदान सरकार के संचालन में है। तो इसलिए व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना लोकतंत्र में जो है ये जनता के अंदर प्रेरित करती है। लोकतंत्र में सामाजिक टकराव और सामाजिक सामंजस्य की व्यवस्था होती है। सामाजिक टकराव को कम से कम करना, लोकतंत्र अगर सामाजिक टकराव को कम से कम करने में सफल है, सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में सफल है, तो लोकतंत्र की सरकार अच्छी सरकार है। लोकतंत्र के जो परिणाम हैं, इन परिणामों का मूल्यांकन का ये जो आखिरी बिंदु है, यदि लोकतंत्र की सरकार अपने देश में सामाजिक टकरावों को टालने में सफल रही है, समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सफल रही है, तो अच्छी सरकार है। किसी भी देश में समाज में विभिन्न भाषा के वर्ग हैं, धर्म के लोग हैं, जात के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज हैं, उनकी अपनी भाषा है। यदि इन विभिन्नताओं के बीच सरकार सामंजस्य स्थापित कर देती है, इन टकरावों को दूर कर देती है, सबको साथ लेकर के चलती है, तो उस देश में शांति होगा, विकास होगा। मैंने उदाहरण दिया था आपको, बेल्जियम की जो सरकार है उसने वहाँ डच और फ्रेंच जो लोग हैं, इन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों लोगों को साथ लेकर के उसने सरकार का एक मॉडल जो बनाया, वो संसार का एक आदर्श लोकतंत्र का नमूना है। और वही
श्रीलंका जो छोटा सा देश है लेकिन तमिल और सिंहलियों की समस्या को वो नहीं सॉल्व कर सका, उसका समाधान नहीं कर पाया, तो वहाँ अशांति हो गई, लोकतंत्र की सरकार वो सफल नहीं रही, वहाँ गृहयुद्ध की स्थिति रही। तो यदि किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य की स्थापना करती है तो वो लोकतंत्र की सरकार सफल सरकार कही जाएगी। तो लोकतंत्र की सरकार जो है वो सफल है या असफल है, इन बिंदुओं पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन इन बिंदुओं पर होता है। तो हमने पढ़ा दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, लोकतंत्र क्या है, दूसरा लोकतंत्र संसार की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्यों है, लोकतंत्र के परिणामों का अध्ययन किन मानदंडों पर करते हैं, लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन किस आधार पर होता है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया भी अपनी देंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें।